मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की और लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। नमस्कार, राम राम। मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जुबानी। जुबानी में आज चर्चा उस यात्रा की जो कि अपने आप में हरियाणा की सियासत में एक बज क्रिएट किए हुए है, सद्भाव यात्रा। और हमारे साथ जो गेस्ट आज मौजूद हैं, अपने आप में इनका जीवन भी एक संघर्ष की वो कहानी है। पहले आईएएस के तौर पर वो एग्जामिनेशन क्रैक कर कर एडमिनिस्ट्रेटिव सेवाओं में जाना और उसके बाद एक्टिव राजनीति में रिप्रेजेंटेशन करना प्रदेश का। बहुत स्वागत है चौधरी ब्रजेंद्र सिंह साहब का। थैंक यू विपिन जी। थैंक यू सर, जुबानी में दर्शकों के सामने मैं ये कहानी जरूर जानना चाहूंगा। अधिकारी के तौर पर जब आप आईएएस की तैयारी कर रहे थे, किस तरीके का संघर्ष था आपका? और जिस आप परिक्षेत्र से आते हैं, पारिवारिक परिक्षेत्र से आते हैं, राजनीति से संबंधित आपका परिवार था, जब ये तय किया कि अधिकारी बनना है तो किस तरीके से रिएक्शन था परिवार का और किस तरीके से ये सफर? नहीं, परिवार राजनीतिक रहा है हमेशा, लेकिन हमारी जो परवरिश रही है वो कभी भी उस तरह की नहीं रही जो आमतौर पर एक राजनीतिक परिवार में जो सुनने में आता है। हमारा तो हमेशा जो फोकस रहा वो पढ़ाई लिखाई के ऊपर ही रखा, और यही कारण था कि शुरू के 5-6 साल, पहली से और 5वीं क्लास तक मैं अपने माता पिताजी के साथ रहा भी नहीं। क्योंकि वो जींद में रहते थे, जींद में स्कूल्स वगैरह अच्छे नहीं थे। तो पहले मेरे को मेरे नाना जी करनाल ले गए थे और उसके बाद मैं अपनी दादी जी के साथ रोहतक रहा था, सिर्फ इसलिए कि करनाल और रोहतक में जो स्कूल वगैरह हैं वो कहीं बेहतर हैं जींद से। और यही चीज़ आगे चलती चली गई। कभी भी हमको सीधे तौर पे राजनीति से ना जोड़ा गया, ना कोई ऐसा मेल मिलाप राजनीतिक लोगों से था। और जब हम दिल्ली में शिफ्ट हुए 85 में, उसके बाद जब भी ये मौका आया कि चंडीगढ़ जा सकें, तो मेरे पिताजी ने हमेशा यही कहा था कि बच्चे दिल्ली ही रहेंगे अब, क्योंकि पढ़ाई लिखाई दिल्ली की जो है वो उसके मुकाबले की और कहीं नहीं है। तो वो एक कॉन्शियसली एक हमेशा से ये था कि पढ़ लिख के कुछ करना है। तो इसीलिए वो चीज़ कभी दिमाग में आई भी नहीं बहुत लंबे समय तक। हाँ, कभी कभी सोचते थे तो ये था कि यार सारे राजनीतिक लोगों के बच्चे राजनीति चले जाते हैं, यहाँ हम आईएएस की तैयारी के लिए रगड़ा खा रहे हैं। और वो एक बड़ा निजी संघर्ष होता है, क्योंकि मेरे को वैसे भी 3 साल लगे थे और मेरे जितने भी यार दोस्त थे या क्लास के लोग थे वो 3 साल प्रोफेशनली आगे बढ़ चुके थे, और आप तब तक तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोग मज़े भी बहुत लेते हैं। आप कामयाब हो जाओ तो उसके बाद तो ठीक है, सब आपकी उस मेहनत को सलाम करते हैं, लेकिन कामयाब ना हो तो मज़े लेते हैं फिर। कि होना जाना तो पहले से ही नहीं था, हमको पता ही था, लेकिन ठीक है, लग रहा था, कोशिश कर रहा था, और कोशिश पता नहीं कर भी रहा था नहीं कर रहा था। तो ठीक है, जब आपको कामयाबी मिल गई तो बड़ी संतुष्टि हुई थी उस समय। टेबल के इस पार और टेबल के उस पार का ये जो सफर है, बतौर आईएएस अधिकारी आप जब ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा होते हैं, अमूमन जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो सरकार और ब्यूरोक्रेसी आपस में मिलकर जरूर चलती है, लेकिन हाँ, ये जो सफर है आईएएस अधिकारी के तौर पर और राजनीति के राजनेता के तौर पर, सर किस तरीके से देखते, किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे इन दोनों चीजों को आप? वहां का सफर कैसा था, वहां की जिंदगी कैसी थी, और अब जब राजनीति के परिप्रेक्ष्य में आप आए हैं तो कितना बदलाव देखते हैं, कितना भिन्न देखते हैं दोनों? जिंदगियां तो दोनों बिल्कुल अलग। खासतौर पे जो आईएएस की नौकरी है, या आईएएस जैसी जो 2-3 और हैं, आईपीएस है, फॉरेन सर्विस, ये इस टाइप की नौकरी हैं जो आपको पूरी आपकी जो जिंदगी है उसको एक कंफर्ट जोन में डाल देती है। कि एक आम तौर पे जो एक व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है ये सारी चीजें हासिल करने के लिए, ये आपको पहले दिन मिल जाती है, और जब तक आप रिटायर नहीं होते तब तक मिलती है। तो उस नाते अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना आसान काम नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति के पेट में हमेशा यही आग रहती हो कि मैंने देश के लिए कुछ करना है और समाज के लिए कुछ करना है, और इसलिए मेरे को 12 घंटे काम करना है, 14 घंटे काम करना है। तो उस नाते वो एक बिल्कुल अलग जीवन है, क्योंकि उसमें स्क्रूटनी भी नहीं है। स्क्रूटनी सिर्फ तब है कि कुछ गलत हो जाए
और आपके आपके कागज खुलने शुरू हो जाएं, बस इतनी स्क्रूटनी है, जवाबदेही नहीं है। कोई कुछ ही कहता रहे, जवाबदेही आपकी सिर्फ आपका सीनियर जो ACR लिखता है, जिसको अब PAR कहते हैं, बस वही है। और कोई ऐसा नहीं है कि जवाबदेही कोई। हाँ, यदि आपको बदली से भी डर लगता है, और हरियाणा जैसे प्रदेश तो इतना सा तो प्रदेश है, 250 किलोमीटर की मार है सारी, एक कोने से दूसरे कोने तक। यदि आपको बदली से भी डर लगता है, वो ठीक है, फिर आप अपने राजनीतिक संबंध किस तरह के बनाते हैं, किसके साथ आप किस तरह से व्यवहार रहता है, वो एक अलग बात है। नहीं तो ये तो ऐसी नौकरी है जिसमें आप बिल्कुल खुद के मालिक हैं। और राजनीति जो है उसमें आपकी निरंतर जवाबदेही है, निरंतर जवाबदेही। आप जवाब ही देते हैं। आप ऐसे ऐसे लोगों को जो अधिकारी के कमरे में नहीं घुसने की हिम्मत कर सकते, वो भी आपको भड़का सकते हैं कि मैंने तेरे को कही थी यार, तूने काम नहीं किया, या जैसे भी है। तो वो बहुत भारी फर्क है वो। और उसमें आपका टेम्परामेंट जो है ना, वो फिर वो अफसर वाला जो टेम्परामेंट है, उसको बिल्कुल जेब में पीछे डालना पड़ता है। रेपरकशंस आपको पता थी, परिवार आपको कभी, आपने खुद कहा कि एक्टिव राजनीति से, क्योंकि पढ़ाई भी आपने दिल्ली में करी या नाना के घर पर करी, जब ये फैसला किया, आखिर इस फैसले को लेने के लिए चौधरी बृजेंद्र सिंह की सोच क्या थी कि नहीं, अब प्रशासनिक सेवाओं से आगे जाकर जो है जनसेवा, यानी कि राजनीति, एक्टिव राजनीति, सक्रिय राजनीति में जाना है? मेरी प्रशासनिक सेवा में आने की जो कवायद थी, वो मेरे जीवन का ध्येय कभी नहीं था। वो सिर्फ शिनाख्त थी। बड़े बाप का बेटा कुर्ता पजामा पहन के आ गया, मैं उस चीज से छुटकारा पाना चाहता था। और कुछ ही कह लीजिए, हमारे समाज में आज के दिन भी पैसे की उतनी कदर नहीं है जितनी नौकरी की। और वो भी यदि ये जो ऊपर वाली जो शीर्ष की नौकरी अगर आपको मिल जाए तो मेरे लिए वो सारी जो कोशिश थी वो सिर्फ अपने आप को सिद्ध करने के लिए थी, ताकि लोग ये ना, वैसे तो निकम्मा है, लेकिन चलो आप तो बार बार कह रहे हो कि पारिवारिक पृष्ठभूमि है नाते, तो वो मेरा प्रयास था। इसीलिए कभी मैं एक चीज़ कई बार कह चुका हूँ कि मेरे लिए नौकरी उस दिन ख़त्म हो गई थी जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ था। मेरे लिए नौकरी ख़त्म हो गई थी। राजनीति में जाना नहीं जाना, कब जाना, वो एक अलग मुद्दा था, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा ये था कि देर सवेर घर तो यही है। तो जब मौका मिला तो शुरुआत की। फिर अमूमन ये देखने को मिलता है कि राजनीति में परिवारवाद भी देखने को मिलता है। अमूमन अपने बच्चों को पहले ही तैयार कर दिया जाता है सियासत के लिए, राजनीति के लिए। ऐसे में इतना लंबे समय प्रशासनिक सेवाओं को देना और एकाएक ये तय करना कि मुझे जो है राजनीति में आना है और मैं अब सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनूंगा, ऐसे में कितनी एक्सेप्टेंस होती है बतौर राजनीतिक परिवार की? क्योंकि आप अपनी जो काबिलियत है वो अपनी प्रशासनिक सेवाओं में जो है दिखा चुके होते हैं, लेकिन राजनीतिक परिवार के तौर पर कितनी स्वीकार्यता उस पार्टी में जिसको जो आप ज्वाइन करते हैं वहां पर देखने को मिलती है? नहीं, देखिए, IAS छोड़ के अगर कोई भी आदमी किसी भी पार्टी में जाता है तो ये तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि उसको एक अलग दर्जा मिलता है। उसमें मैं ज़्यादा उसको घुमा फिरा के नहीं कहना चाहता, लेकिन उसके बाद आपको सिद्ध करना पड़ता है। वो एक बिल्कुल अलग चीज़ हो जाती है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो प्रशासनिक पद छोड़ के राजनीति में आए हैं, उनमें से बहुत से ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने बड़े राजनीतिक पद पे वो बैठे, सरकारी पदों पे बैठे, लेकिन क्या वो बड़े नेता बन पाए, उसके ऊपर बहुत भारी प्रश्न चिन्ह है। तो यदि आप नौकरी छोड़ के और नौकरी जैसा ही काम आगे करना चाहें तो फिर तो आदमी को वहाँ अपना पूरा 60 साल तक का काम करके ही आना चाहिए। उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए जब लोग कहते हैं ये MP MLA बनने की बात, मैंने कहा यार अगर सिर्फ पद ही अंतिम लक्ष्य है राजनीति का, मैंने कहा पद तो मेरे पास था, मतलब पद, वहां भी पद और यहाँ भी पद, और यही पद जो है ये राजनीति का अंत है। मैंने कहा फिर तो कोई फायदा नहीं इसका, फिर मैं वो छोड़ के क्यों आ रहा हूँ। तो इसीलिए जब ये हमने यात्रा वगैरह जो प्लान की तो तब भी यही विचार आता था मन में कि मेरे को अभी भी ध्यान है जब विधानसभा का चुनाव में हारा, उसके बाद एक हमने समीक्षा बैठक की थी, तो किसी भाई ने माइक पे आके कहा कि चौधरी साहब अब बस 5 साल तक आप
उचाना के एक एक घर में और एक एक गली में चले जाइए, और मेरे को झूठ बोलनी आती नहीं, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि तू सही कह रहा है। मैंने स्टेज पे बात कही कि मैं आईएएस की नौकरी उचाना का एमएलए बनने के लिए नहीं छोड़ के आ रहा मैंने कहा मेरे को कहीं ऊपर भी जाने दो, बढ़ने दो जिंदगी में। तो इसलिए मैं तो कई बार ये भी कहता हूं कि शायद ये जो हार थी ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। अब एक उड़ान भरी है, देखते हैं कहाँ जाएंगे। कमिंग टू ये यात्रा, सद्भाव यात्रा, ये नाम अपने आप में अनोखा है। सद्भाव यानी कि सद्भावना को क्रिएट करना, उसको फिर से रिजुविनेट करना। ऐसे में ये ख्याल अकेले चलने का ये आया है, क्यों आया है, और इस पूरी यात्रा का कॉन्सेप्ट क्या है, ये समझना चाहते हैं। आइडिया तो ओरिजिनली ये था कि अब दोबारा से पॉलिटिकली घूमना फिरना शुरू करना चाहिए, वर्कर्स की मीटिंग कीजिए, जो नॉर्मल जो एक्टिविटी होती है, क्योंकि इलेक्शन ख़त्म हुए भी 8-9 महीने हो गए थे, और आपको राजनीति में किसी तरह से अपने आप को सक्रिय तो रखना ही पड़ता है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित था राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से। लोग कुछ ही कहते रहे, उसके परिणाम दूरगामी थे। उस यात्रा ने राहुल गांधी को सही मायने में लीडर एस्टैब्लिश किया था, मास लीडर एस्टैब्लिश किया था, और पार्टी के अंदर भी जो सुरसुराहट होती थी वो उस दिन के बाद से खत्म हो गई थी सारी की सारी। और जो पार्टी का रिजुविनेशन हुआ था, क्योंकि कांग्रेस कुछ ही कह लीजिए, कांग्रेस सही मायने में राष्ट्रीय पार्टी, हर जगह आपको कांग्रेस का आदमी मिल जाएगा, चाहे सत्ता में हो नहीं हो, हाशिए पे चले गए हैं या नहीं है, फिर भी आपको हर जगह कांग्रेसमैन मिलेगा। क्योंकि आइडिया ऑफ कांग्रेस जो है, या आइडिया ऑफ इंडिया जो कांग्रेस जिसको एडवोकेट करती है, वो बहुत स्ट्रांग है, वो कभी नहीं जाने वाला। तो उस यात्रा के माध्यम से जिस तरह से कांग्रेस के वर्कर्स एक्टिवेट हुए या रिजुविनेट हुए, तो मैं उससे बहुत प्रभावित था, और मैं उसी को हरियाणा में लेकर आना चाहता था। और हाँ, इसमें ये ठीक है, बिल्कुल मेरे पिताजी और उनके जो साथी हैं पुराने, उनके 50-52 साल का जो राजनीति है, तो हर जगह हर इलाके में, हालांकि ज़्यादातर वो लोग आज के दिन हाशिए पे थे, लेकिन इस यात्रा के माध्यम से, वो बोल के हमारी यात्रा का कोर वो बना है, उसके इर्द गिर्द बाकी सारी चीज़ें बनी हैं। तो जब आपके पास एक कोर हो तो आप शुरू कर सकते हैं। तो क्या ये मास लीडर बनने की चौधरी बृजेंद्र सिंह की कवायद है? आपने खुद कहा है कि जब आप ज्यादा लोगों के साथ, आपने मंच पर लोगों से ये कहा कि नहीं मुझे अब थोड़ा बढ़ने दीजिए, तो क्या ये मास लीडर बनने की कवायद है? क्योंकि एक कल्चर देखने को मिलता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, स्पेसिफिकली नहीं कहूंगा कि हाँ चंद लोगों की जरूर सुनी जाती है, तो वो चंद लोगों में गिनने की। देखिए, मास लीडर तो 3 चीजें बनाती हैं, लोग, हालात और पार्टी। पार्टी के अभाव में लोग और समय, ठीक है, तो इन तीनों चीजों का मिश्रण होके ही कोई व्यक्ति जो है वो मास लीडर बन सकता है। आप सिर्फ प्रयास कर सकते हो, और हम अपनी तरफ से एक प्रयास कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, मास लीडर की बात नहीं, बात सारी ये है कि मैं आईएएस की नौकरी छोड़ के राजनीतिक नौकरी करने नहीं आया हुआ। मेरे को किसी ने बड़े सुंदर शब्दों में समझाया था एक बार, मैं जब बीजेपी में होता था, मैंने कहा जी फलाने को बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिल गई फलाने प्रदेश में इलेक्शन के लिए। कहता यार इसको जिम्मेवारी नहीं, इसको नौकरी बोलते हैं। तो वो नौकरी और लीडरशिप में फर्क है, ये मैं बिल्कुल मानता हूं, और मैं नौकरी करने राजनीति में नहीं आया हुआ। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से सद्भाव यात्रा के 1600 किलोमीटर आप जो है वो चल चुके हैं, कंपैरिजन आपका राहुल गांधी से भी होने लग गया कि अब ये दाढ़ी ना कटवाना भी जरूरी है क्या यात्रा करते हुए? क्योंकि लोग लुका लाइक कहने लग गए हैं कि राहुल गांधी को फॉलो कर रहे हैं, राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। क्या जवाब देंगे लोगों को आप? नहीं, अगर आप किसी भी तरह से अपने नेता से मेल खाते हो, चाहे वैचारिक तौर पे हो या दाढ़ी के माध्यम से हो, तो ठीक है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, हमेशा जब संजय गांधी जी होते थे, यूथ कांग्रेस उस समय बड़ी सशक्त थी, तो वो लंबी कलमें और कोलापुरी तो पूरे देश ने पहन ली थी। तो वो चीज़ें तो चलती हैं। जो आपका लीडर हो, उसकी 1-2 चीज़ अगर आप अपना लें या आप में झलक आए, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। हाँ, ये है जो नेगेटिव सोच वाले हैं, जैसे मैंने कहा कि
मेरे को एक दो ने सस्ता राहुल गांधी भी कहा, तो मेरे को उसकी भी खुशी है कि राहुल गांधी तो कहा, कंपैरिजन। हाँ तो ठीक है। आप कॉलेज में भी साथ में थे ना राहुल गांधी जी के जी, साथ में? जी। तो एक सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से 24 में लोकसभा का चुनाव हुआ, आप बराबरी पर थी कांग्रेस, मतलब 5-5 सीटों पर आप आए हैं, एक बार एक बज़ क्रिएट हुआ कि नहीं अब शायद ये मौका है कांग्रेस के लिए वो रिवाइवल का, वो अस्तित्व की लड़ाई को जीतने का। क्या हुआ कि 24 के विधानसभा चुनावों के सफर के दौरान ही पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो डिरेल हो जाती? कि हरियाणा में अस्तित्व की लड़ाई तो थी नहीं। हरियाणा में कांग्रेस हमेशा मजबूत रही है। हरियाणा में कांग्रेस ऐसा नहीं हुआ कि तीसरे नंबर पर चली गई हो, हमेशा मजबूत रही है। और हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस का रिसर्जेंस जो देश में हुआ था लोकसभा के इलेक्शन में, जो 99 या 100 कितनी सीट जो आई, और बीजेपी, और उससे भी ज्यादा जरूरी जो बीजेपी रुकी 240 पे आके सिमट गई, तो उससे एक राजनीति को नई ऊर्जा मिली थी कि इस राज को भी बदला जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी इसको बदला जा सकता है। लेकिन वो हरियाणा का इलेक्शन जो आपने जिक्र किया, वो हरियाणा के इलेक्शन ने उस चीज़ में ब्रेक लगा दी। और छोटा राज्य है वैसे तो, लेकिन अहमियत है इसकी, राजनीतिक अहमियत है, मैसेजिंग जाती है एक। तो हरियाणा में क्योंकि, और वो मैसेजिंग नेगेटिव इसलिए हुई क्योंकि ये जीती हुई स्टेट थी। मैं शब्द इस्तेमाल करता हूं, लोग परोस के दे रहे थे आपको। जो आपने 5 लोकसभा सीट का भी जिक्र किया ना, उस समय भी संगठन नहीं था आपके पास, लोगों ने अपने आप आपको 5 जिता दी। लेकिन असेंबली आते आते एक तो खुद की आपकी जो फंक्शनिंग थी उसमें कमियां रही, और दूसरा ये जैसे अब लग रहा है कि वोट चोरी व्यापक स्तर पे अपने ही नेताओं का किया हुआ मानते हैं, लगातार खुले मंचों पर पार्टी। देखिए, नुकसान तो अपना ही करेगा ना। जो प्रतिपक्ष है या जो विपक्ष है, उसका तो काम ही ये है। मुकाबले से तो आप उसमें हैं, उस मुकाबले में तो उससे हैं, तो उनको दोष थोड़ी दे सकते हैं हार का। वो तो मुकाबले में है, वो अपनी जीत की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी जीत की। आप सद्भाव यानी कि इस मुट्ठी को एकजुट करने के लिए जुटे हैं, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं कि नहीं, जो सौहार्द है, जो 36 बिरादरी के लिए हरियाणा जाना जाता है, भाईचारे के लिए, उसको दोबारा से क्या मतलब उसको मेंटेन करना है। लेकिन अपना ही हाथ एकजुट नहीं है, एक उंगली इधर जाती है, एक उंगली उधर जाती है। इसको क्या लगता है कि अब समय आ गया है कि एकजुट हो कांग्रेस, सिर्फ कुछ लोगों की ना सुनी जाए, पार्टी आला कमान भी कुछ लोगों को ना सुनकर जो है सबकी सुने बराबरी? बहुत सी चीजें और बहुत सी समझ ऐसी है जो परिस्थितियां पैदा करती हैं। आप 3 चुनाव हार चुके हैं, आप सबको पता है कि आपको पार्टी जिस तरह से अब तक चली है वो उस तर्ज पे नहीं चल सकती, और उसका पहला सबूत ये आ चुका है कि आपका संगठन खड़ा होना शुरू हो गया है। लोग अभी भी वही हैं, लेकिन संगठन बन गया। आप चाहें या ना चाहें, पहले आपके ना चाहने से नहीं बना, लेकिन अब वो बन गया है। तो ये जो मुट्ठी जो है ये खुलनी शुरू हो चुकी है, और थोड़े दिन की बात है ये। बड़े नेता दिखाई देंगे सर, लगातार विरोध भी हुआ, शुरुआत में विरोध तो नहीं कहूंगा, लेकिन नकारा गया, यात्रा को नकारा गया। आप मेरे को बड़े की व्याख्या करो क्या होती है। शैलजा जी बड़ी नहीं है, रणदीप सुरजेवाला जी बड़े नहीं है। देखिए, हरियाणा में आज के दिन AICC में सबसे बड़े 2 व्यक्ति जो हैं वो शैलजा जी और रणदीप जी हैं। दोनों महासचिव हैं, बड़ी बड़ी स्टेट्स के इंचार्ज हैं, तो वो दोनों आ चुके। हरियाणा के जो सबसे लंबे समय तक एक ही विधानसभा से जो इलेक्शन जीते हैं और कई बार मंत्री रहे हैं, कैप्टन अजय यादव, वो आ चुके, कुलदीप शर्मा जी आ चुके, और अब तो 7-8 जिलों के तो जिला अध्यक्ष आ चुके। तो धीरे धीरे जो आप कह रहे हैं ना, कि जो मैं कह रहा हूं कि मुट्ठी खुल गई है अब, लेकिन आदत है यार, जाते जाते जाएगी, एक दिन में नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी से मोहभंग क्यों हुआ, क्यों वापसी? मेरा शुरू में ही हो गया था। मैं जब नया सांसद बना था, 370-35A की जब डिबेट आई, मुद्दे से नहीं, उस डिबेट के जो कंटेंट्स थे, मेरे को तभी समझ में आना शुरू हो गया था कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, यहाँ निभ नहीं पाएगा। और उसके बाद निरंतर जितने भी मुद्दे आए राष्ट्रीय स्तर के, वो सारे हरियाणा से संबंधित थे। चाहे वो किसान एजिटेशन था, चाहे वो महिला पहलवानों का था, चाहे वो अग्निवीर का था, सारे उनका गढ़ ये था। और जिस प्रकार से सरकार का उन सभी चीज़ों के प्रति रवैया था, सो हमारे लिए वहाँ रहना संभव ही नहीं था।
चौधरी विजेंद्र क्या सोचते हैं जब आप एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं? क्या बिना शर्त जाना, आपने बिल्कुल बिना शर्त गए, आप लोकसभा चुनाव बिल्कुल मुहाने पर था और आपने कहा कि कोई शर्त नहीं मेरी, मैं कांग्रेस पार्टी में जाना। क्या नुकसान पहुंचाता है बिना शर्त का राजनीति एक पार्टी से दूसरी पार्टी? मुझे आज के दिन जितने भी लोग अपना रहे हैं वो शायद इसीलिए अपना रहे हैं कि मेरे अंदर उनको अभी भी शायद वो ईमानदारी दिखती है जो वो नेताओं में नहीं पाते। तो सौदेबाजी की राजनीति करनी होती तो बीजेपी बुरी क्या थी? वहीं बैठे रहते, सत्ता की पार्टी थी और ये सबको पता था कि अगली बार भी मोस्ट लाइकली सत्ता में वही आएंगे। और जो हिसार की लोकसभा है उसको अगर आप बारीकी से देखें तो ऐसा नहीं है कि वहाँ बीजेपी के कैंडिडेट की कमी रहेगी, उनसे वर्कर्स का कनेक्ट नहीं हो पाया, और अदरवाइज तो हिसार का इतना एक तरफा चुनाव बिल्कुल भी नहीं था। आज बड़ा फैसला भी आया है आपके पक्ष में ही कहूँगा। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन जो है, जो चुनाव को चुनौती आपकी ओर से दी गई है, उसके डिस्पोज किया गया है उस पिटीशन को। सर क्या कहेंगे उस पर? नहीं, बस यही है कि उम्मीद यही है कि जो भी फैसला हो जल्दी हो जाए, क्योंकि ये जो कड़ी थी जो सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली, मुझे तो वो डिलेइंग टैक्टिक लगी, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ने उसको देख लिया और दूसरी तारीख थी, ये 19 जनवरी थी, और उसके बाद ये 4 फरवरी लगी, उस पर डिसमिस कर दिया उसको। सद्भावना का एक फैक्टर या एक बड़ा उद्देश्य ये भी होता है कि जातिगत सौहार्द बनाना। हरियाणा की सियासत के इतिहास को उठाकर देखें तो जाट, नॉन जाट, ये जो फैक्टर्स हैं, नहीं, ये फैक्टर्स हैं, पहले भी थे, आज भी, आगे भी रहेंगे। बात है कि आप सबको साथ लेके कैसे चलोगे। ये बात हालांकि छोटी हो जाती है, इसलिए मैं कहूंगा नहीं, सिर्फ नाम लूंगा 7 जिला अध्यक्षों के जो हमारी यात्रा में आए। सतबीर यादव, सुशील धानक, शाहिदा खान, नेत्रपाल अढाना, बलजीत कौशिक, देवेंद्र सिंह और नरपाल गुर्जर। इसमें आपका जवाब है। तमाम सौहार्द, मतलब लोग आ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। ये 7 समाज के 7 अलग अलग वर्गों के लोग हैं। तो अगर हमारी यात्रा या हमारे बारे में ये भी कई बार लोग कहते हैं, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो चुका है बीजेपी का कि ये फिर उठ के आगे उसी टाइप के जैसे पहले थे, लेकिन जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं वो हर तरह का है। बजट आया सर, केंद्रीय बजट, सरकार बड़ा सराह रही है कि फ्यूचरिस्टिक विजन है, रोजगार मिलेगा, किसानों का उत्थान होगा। क्या कहेंगे सर? उसमें 1-2 चीज बताइए जिससे ये पता लगे कि कुछ होगा, क्योंकि सरकार खुद ही कुछ नहीं बोल पा रही कि इसमें नया क्या है। हाँ, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा पता नहीं क्या बजट आ गया, लेकिन जब न्यूज़पेपर में आप एडिटोरियल पढ़ेंगे या जो बड़े आर्टिकल्स जो आते हैं वो सब यही कहते हैं, इट्स कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम। इसमें कुछ भी नया नहीं है। शायद बहुत सालों बाद ये ऐसा बजट आया है जिसमें कुछ भी नया नहीं है, तो उसके बारे में कोई टिप्पणी करने का कोई औचित्य ही नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो ट्रेड डील हुई अमेरिका के साथ, इससे हमारी अब आगे हालत क्या होने वाली है वो समय बताएगा। नायब सिंह सैनी की सरकार को किस तरीके से आंकता है? आंकता ही नहीं। जैसी थी वैसी 10 साल पहले थी, वैसे 11वां साल था, और एक ऐसी सरकार है जिसका जन भावनाओं से कोई वास्ता नहीं है। चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो आपका बेरोजगार युवा हो, चाहे आपके सरकारी कर्मचारी हों, सेम है, क्योंकि वोट इन चीज़ों की ले ही नहीं रखी। वोट तो समाज में विभाजन करके ले रखी है, तो इन चीज़ों की ओर ध्यान भी नहीं है। बाकी कभी उनसे मौका मिले तो पूछिए कि आप वो जो कहते हैं खर्ची पर्ची ठीक है, यूँ तो बता दो यार नौकरी कितनी दे रहे हो। नौकरी है नहीं। और मैं अभी बताऊं आपको, 6 महीने साल में एक कार्यक्रम करेंगे यहीं पंचकुला इंद्रधनुष में, 1000 एक अपॉइंटमेंट लेटर्स चीफ मिनिस्टर बांटेंगे। ये भी हिंदुस्तान में पहली बार नज़ारा देखने को मिल रहा है कि सरकारी नौकरियों की अपॉइंटमेंट्स को इवेंट बनाया जाता है। उसके हिसाब से संदेश क्या दिया जा रहा है कि नौकरी तुम्हें मिल नहीं रही, हम दे रहे हैं तुमको। तो छोड़िए, तो कुछ नहीं। और जो सबसे बुरी चीज हुई है इनके शासनकाल में वो है ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और
ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की जो उत्पत्ति हुई है, ये तो उस जमाने में भी नहीं था जब लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते थे। सद्भाव यात्रा का बस जो है वो अब पार्टी आला कमान में भी जो है वो उसका पूरा देखने को सुनने को मिल रहा है। बीके हरिप्रसाद तमाम नेताओं को सलाह देते नजर आ रहे हैं कि निकलिए भाई, जुड़िए, चलिए, आप भी रास्ते ना। देखिए अच्छी बात है। मैं बल्कि उदाहरण के तौर पे ये कहना चाहूंगा कि उदाहरण के तौर पे नहीं, वैसे राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की उसका नेचुरल फॉलोअप क्या होना चाहिए था? उसका नेचुरल फॉलोअप ये होना चाहिए था कि उसी तरह की यात्राएं प्रदेश में चलनी चाहिए थी। ठीक है, पूरे प्रदेश में एक व्यक्ति नहीं कर पाए, वो क्षमता की बात है, नहीं हो सकता, आज तक नहीं हुआ है। सिर्फ जगन रेड्डी ने आंध्रा में किया था, अदरवाइज किसी ने पूरे प्रदेश के हर विधानसभा में यात्रा नहीं की है। लेकिन उसको आगे उस तरह से बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि लोगों के बीच में जाना का सबसे प्रभावी तरीका जो है वो पैदल यात्रा है, सिर्फ इसलिए कि आप निरंतर जमीन पे हैं। आप दफ्तर में या प्रोमिनेंट लोगों के घर पे बैठ के आपकी राजनीति नहीं हो रही। तो ये एक बड़ा प्रभावी तरीका है, और पार्टी यदि इसको अपना ले तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। और यदि प्रभारी जी ने ये कहा है कि इस तरह की यात्राएं औरों को भी निकालनी चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है और उसका अनुसरण होना चाहिए। लेकिन इसमें मैं एक चीज जरूर कहूंगा, लंबी यात्रा जो है वो निर्देश पे नहीं हो सकती। लंबी यात्रा के लिए जो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह उसका बीड़ा उठाए, वो इतने कृत संकल्प होने चाहिए और उनकी निष्ठा और उनकी कमिटमेंट उस लेवल की होनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो। आखिरी दो छोटे छोटे सवाल दूंगा। कांग्रेस क्या गलत कर रही है और किस तरीके से सुधारा जा सकता है? नहीं, कांग्रेस का हरियाणा में कह सकता हूं, हरियाणा में तो सबसे गलत चीज जो थी वो संगठन ना बनना था। वो उससे केंद्रीकरण हो गया सारी कांग्रेस का, 1 2 3 4 जगह जैसे भी आप उसको संज्ञा दे लें, और वो किसी भी पार्टी के लिए घातक होता है। नहीं, कुछ लोगों तक सीमित रहना ये कारण नहीं मानते आप? नहीं, वही वो लोगों तक सीमित से मेरा मतलब वही है, क्योंकि संगठन नहीं है तो संगठन के अभाव में वो लोगों में पार्टी चली गई। लोग मतलब जनमानस नहीं, बड़े नेता। समझ गया। और फिर क्या है, फिर संगठन के अभाव में आप पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, आप टिकटार्थी हैं, और आप उन टिकटार्थियों के लिए काम कर रहे हैं। वो टिकटार्थी ही संगठन है। तो वो जब स्थिति हो जाएगी तो पार्टी के प्रति निष्ठा या जो वफादारी होती है वो कहां से आएगी? फिर तो आपको टिकट मिल गया तो मैं कांग्रेस ही हूं, नहीं मिला तो चलो देखेंगे क्या करेंगे। सर, छोटू राम की लेगेसी, चौधरी वीरेंद्र सिंह की लेगेसी, आपकी माता भी राजनीति में रही एक्टिव में, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? क्योंकि जिस ढाक की, जिस तरीके की राजनीति रही है, आप अपने आप में एक अलग तरीके का, एक अलग जॉनर की तरीके से खुलकर बात करते हैं, बड़ी स्पष्टता से बात करते हैं। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं वीरेंद्र सिंह? चुनौती हमेशा ये रहती है कि इतना बड़ा नाम जो है मेरे किसी काम से वो खराब ना हो जाए। लोग ये ना कह दें कि छोटू राम के परिवार का और वीरेंद्र का छोरा देखो डूब गया। तो ये इसको चुनौती कह लें या बोझ कह लें, ये हमेशा बना रहता है। मेरा भी बहुत मन करता था उड़ने का बीच बीच में, उल्टी सीधी चीज़ें करने का। हाँ, मतलब आपको जब अपने चारों तरफ खुला खेल होता दिख रहा हो और जो खेल खेल रहे हैं उनके साथ कुछ ना होता हो, उनका कुछ ना बिगड़ता हो, तो बहुत बार मन डोलने की नौबत आती थी। मन भी करता था, लेकिन फिर वही ख्याल आता था कि ना ये ना कर दियो, ये 4 पीढ़ी की कमाई है, सारी खराब हो जाएगी एक पल में। तो चल रहे हैं। दाढ़ी कब कटेगी है? मैंने उस हिसाब से नहीं रख रखी कि यात्रा खत्म करके काटूंगा, या जब तक बीजेपी को नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक नहीं काटूंगा। मैं दाढ़ी को उतनी अहमियत नहीं देता। हाँ, ये है कि सुबह के 15 मिनट बच जाते हैं। आपके जैसे ही कई युवा हैं जो कि एक्टिव राजनीति में आना चाहते हैं, दो वो आईएएस वाला सफर नहीं होगा उनका, क्या सलाह देंगे सर? क्या नहीं, अब तो देखिए, संगठन जब बनना शुरू हो गया तो रास्ते हैं लोगों के पास। लेकिन युवाओं को मेरी एक सलाह जरूर है, यदि आप राजनीति में आना चाहते हैं, 2 चीजों में आप स्पष्ट होने चाहिए। एक तो ये कि राजनीति से आप चाहते क्या हो। आप सिर्फ किसी पद की प्राप्ति जहां से आप पैसे या नाम कमा सकें इसलिए आना चाहते हो, या आप किसी विचारधारा में विश्वास रखते हो उस नाते आना चाहते हो और उसमें फिर काम करना चाहते हो। पहला तो ये स्पष्टता होनी चाहिए, और दूसरी ये होनी चाहिए सब्र।
राजनीति में यदि आप ये सोचें आप आए 2-3 साल काम करें और आप क्लेमेंट बन जाएं, तो फिर आप गलतफहमी में। राजनीति सरकारी नौकरी की तरह नहीं, यहाँ हर आदमी कंपीट कर रहा है। आपके साथ भी जो 4 आदमी बैठे होंगे जो आपके बराबर के होंगे और पद एक है, वो सारे उसके लिए हैं। तो आप यदि सिर्फ पद ना मिलने से हताश हो गए और कहें मैं 3 साल दिए थे पार्टी को, पार्टी ने मेरा कुछ नहीं किया, तो फिर आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि अंत में यदि आप ज़्यादा उठापटक करेंगे तो फिर वो आदमी का वेट कम हो जाता है। तो युवाओं में, क्योंकि आजकल तो पढ़ने की क्षमता नहीं बची लोगों में, पढ़ने का संयम नहीं है, तो सालों तक इंतजार करने का संयम कैसे वो पैदा करेंगे, वो अपने आप में एक विषय है। लेकिन राजनीति में संयम और आपकी ये क्लैरिटी कि आप राजनीति में आना किस लिए चाह रहे हैं, ये 2 चीज बहुत जरूरी है। आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो सद्भाव यात्रा पर जो है वो लगातार चौधरी बृजेंद्र सिंह निकले हुए हैं और इस सद्भाव के साथ ही विरोधियों पर तो निशाना साधा ही है, साथ ही साथ घर के भेदियों को भी कई सलाहें दी हैं जिससे संगठन जो है वो और मजबूत हो सकता है। आप देखते रहिए, लगातार जुबानी के सफर में और भी शख्सियतों से आपकी मुलाकात कराएंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।